तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका इंग्लिश का कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 जो कि 2021-22 का है। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर है। आपका टाइम 2 घंटे का है। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। पेपर 3 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग, सेकेंड है राइटिंग एंड ग्रामर, थर्ड है लिटरेचर सेक्शन। आपको सारे क्वेश्चन उन इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनके बेसिस पे सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए में 2 पैसेज थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट मिनट टिप्स में बताया था। तो फर्स्ट पैसेज आया था। अब इस फर्स्ट पैसेज में आपको पढ़ना था, क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर करने थे। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, तो फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है। सेकंड, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग अंडरस्टैंडिंग पैराज द वर्ड दैट मीन सेम फ्रॉम पैरा 2। तो इस लाइन में आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड अपोजिंग है, इसमें पैरा 5 में से सेम मीनिंग देनी थी, तो ये आपका पैरा 5 में से जो रेसिस्टेंस ये वाला वर्ड जो जाता है वो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आपको कोई वन एडवांटेज देनी थी, तो वन एडवांटेज आप यहाँ से भी लिख सकते थे। तो ये सारे आप खुद भी ढूंढ के लिख सकते थे। ये एडवांटेज है कि ये हेल्प वर्ल्ड वाइड हमारा सिंगल मार्केट है। नेक्स्ट थर्ड में आप देखते हैं। फोर्थ है, हाउ हैव फॉरेन प्रोडक्ट्स अफेक्ट द लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज एडवर्सली। तो फॉरेन प्रोडक्ट्स कैसे एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है फॉरेन इफेक्ट्स बट हैव अफेक्टेड दैट लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज एडवर्सली रिजल्टिंग इन जॉब लॉस टू द पुअर एंड अनएजुकेटेड वर्कर्स। तो ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वाई डिड द प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स केम डाउन इन द मार्केट। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स केम डाउन क्यों हो जाते हैं मार्केट में, तो ये भी इसका भी आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कट थ्रोट हो जाते हैं कंपटीशन मार्केट में, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्प्लॉयमेंट सेक्टर सॉ ह्यूज रिवॉल्यूशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो आप इसमें लिखते हैं एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर स्प्रेड बिजनेस लाइक कोटाज एल्बम अबाउट ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते थे। नेक्स्ट सेकंड पैसेज है इंडियन कार्डमम के बारे में, तो इसका भी आप आंसर इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। सारे आंसर इसी में है। वाई इज़ इंडियन कार्डमम यूनिक, तो आप यहाँ से कर सकते थे इंडियन कार्डमम इज़ यूनिक, तो आप बना के यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक कर सकते थे आंसर। नेक्स्ट सेकंड में है, व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द मेसर क्वालिटी ऑफ कार्डमम। तो मेसर क्वालिटी ऑफ कार्डमम में क्या स्पेशल है कि उसमें लेवल ऑफ सिनेनॉल एंड लाइमिनल ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द वेरिएबल्स द शेप कार्डमम प्राइसेस इन द मार्केट। तो शेप्स और कार्डमम शेप क्या है, वो कलर और साइज के बेसिस पे देखा जाता है। कलर एंड साइज आर मेजर वेरिएबल्स शेप कार्डमम प्राइसेस इन द इंडियन मार्केट, ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट्स विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टोटल कार्डमम प्रोडक्शन इन इंडिया। तो स्टेट केरला एंड कर्नाटका हो जाता। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन पैरा 5 विच कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोर कार्डमम। तो वो थी हमारी ग्यूटमाला, तो आप इसमें ये वाली कंट्री का नाम लिख देते थे। ग्यूटमाला ऑल्सो प्रोड्यूस 2200 टन्स कार्डमम पर ईयर, तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पैरा 2 के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सेक्शन बी राइटिंग ग्रामर की थी 10 मार्क्स। कोई भी एक डायरी एंट्री या स्टोरी राइटिंग कोई एक लिखना था, तो आप डायरी एंट्री लिखिए, स्टोरी राइटिंग लिखिए। तो डायरी एंट्री में क्या करना था आपको, साइन कुणाल या कृति, कुणाल या कृति है। साइन भी जब आप करते या नाम भी लिखते तो कुणाल और कृति लिखते। 9 क्लास का स्टूडेंट लिखते और आप कहाँ विज़िट करें हैं, कब विज़िट करें हैं, डायरी एंट्री में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको कि वहाँ पे ब्लाइंड चाइल्ड्स बहुत थे, हमें उनको देख के बहुत वेयर्ड फील हो रहा था, बट वो कैसे काम कर रहे थे हम उन्हें देख रहे थे। हर एक चीज़ आप डायरी एंट्री में लिख सकते थे और उसका फॉर्मेट डेट, डे, टाइम एंड डियर डायरी लिख के पूरा कर लेते। स्टोरी राइटिंग में आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी थी जिसका टाइटल लिखना था। टाइटल आप पहले स्टोरी लिख लेते हैं, टाइटल की एक लाइन छोड़ देते। पहले स्टोरी आप लिख देते थे कि एक एडवेंचर बच्चा था जिसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था, रॉक क्लाइंबिंग करता था, उसे रॉक क्लाइंबिंग बहुत पसंद थी, बट उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोशली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे।
और उनकी जो कंजर्वेटिव सोच थी यानी रूढ़िवादी सोच वाले थे, तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तो नहीं तुम कोई भी एडवेंचर नहीं करोगे, कहीं भी नहीं जाओगे, आराम से घर में मजदूरी करोगे। बट तो फिर उसने लड़के ने क्या करा, रॉक क्लाइंबिंग अपने करियर को चुना और वो घर छोड़ दिया उसने। फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, पर उसका कोई आइडिया नहीं था कि वो ड्रीम कैसे पूरा करे अपना। तो उसके एक टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर, उन्होंने हेल्प मांगी, तो टीचर ने हेल्प करी उसकी रॉक क्लाइंबिंग क्लब ज्वाइन करने में। फिर रॉक क्लाइंबिंग क्लब उसने ज्वाइन करा, स्ट्रगल करी, मेहनत करी बहुत ज़्यादा, एंड फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली उसे अपने करियर को दिखाने की सबके सामने, अपने पैशन को दिखाने की सबके सामने। तो एक कंपटीशन आया जो नेशनल लेवल पे था कंपटीशन रॉक क्लाइंबिंग का, जिसमें वो जीत गया। एंड जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी और जिसमें वो जीत भी गया। जब स्टेडियम पे वो जीत रहा था तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी थे। फिर वो पेरेंट्स से मिला, थैंक यू बोला, अपने टीचर्स को थैंक यू बोला। एंड अगर वो एंड आप मोरल लिख सकते थे स्टोरी का कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए, अपने एम को हमेशा फोकस में रखना चाहिए। ये सारे आप एम लिख सकते थे इसका मोरल। तो ये स्टोरी डायरी, ये आपकी डायरी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इसमें कुछ एडिटेड पार्ट नहीं है, आपको फर्स्ट वन दे रखा है। जैसे ओबेसिटी इज़ नोन वेल एज रिकॉग्नाइज एज, तो रिकॉग्नाइज को रिकॉग्नाइज्ड लिखना था। अ डिसीज़ ऑन इट्स ओन राइट, तो अ डिसीज़ इन इट्स ओन राइट हो जाएगा। तो एरर क्या है, ऑन, और करेक्शन इन हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रू ओबेसिटी कॉमनली मीन ओवरवेट, ओबेसिटी का कॉमनली मतलब क्या है, तो थ्रू ओबेसिटी नहीं हो जाएगा, थ्रू। यहाँ पे थ्रू वर्ड दे रखा है, हमें क्या लिखना है, करेक्शन में आप लिखेंगे एरर वही लिख देंगे, एरर ये वर्ड है और करेक्शन हमारी थ्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेस अमाउंट ऑफ, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, तो एरर हमारा एक्सेस है और करेक्शन क्या आ जाएगी, एक्सेसिव। तो यहाँ पे आप एक्सेसिव लिख लेंगे और ये आगे पूरा आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है दे रखा है आपको कंजर्वेशन दे रखी है, दो फ्रेंड्स रचित और सुनंदा के बीच में। आपको पैसेज को पढ़ना है। रचित, आई वांट टू चेंज माई थिंग्स इन इंडिया। सुनंदा, डू यू वांट टू फाइट करप्शन एंड क्राइम। तो रचित टोल्ड सुनंदा टू दैट, तो आप लिखेंगे दैट ही हैड टू चेंज्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट ही हैड चेंज मैनी थिंग्स इन इंडिया। सुनंदा, फिर सुनंदा कहती है सुनंदा सेज वेदर, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क में हमेशा वेदर आता है, वेदर या इफ़। तो सुनंदा सेज वेदर यू हैड टू फाइट करप्शन एंड क्राइम, तो यू हैड टू फाइट करप्शन एंड क्राइम, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी, 20 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन कर 7 दे रखे हैं, 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस इंसिडेंट जो जॉर्ज और हैरिस के बीच में, पैक बटर के बीच में क्या हुआ था। तो वो पैक कर रहे थे बटर, तो जॉर्ज जो था वो बटर के ऊपर चढ़ गया था, जिससे वो पैर जो उसकी स्लीपर्स थी वो पूरा फिसल गया। फिर उसने वो उठा के जाके टेबल पे रख दिया, टेबल पे जाके कौन बैठ गया, हैरिस बैठ गया। तो फिर उसके पैंट में लग गया और फिर वो दोनों मिलकर ढूंढने लगे कि बटर आखिर कहाँ गया। तो ये ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट मैसेज इज द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री कन्वे, डू यू एग्री विद इट। तो ऑन किलिंग अ ट्री जो पोएम है वो हमें ये मैसेज दे रही है कि हमें किसी भी चीज़ को अगर उखाड़नी है तो जड़ से ही ख़त्म कर दो। एंड ट्री को कट करना है आपको तो वो उसे जड़ से उखाड़ो, उसे आधा आधा क्यों काटते हो। बट ये जो पोएम है वो मॉडर्नली लोगों को ये बता रही है कि दर्द कितना होता है ट्री को अगर उसे डिफ़िकल्टी से काटा जाए। तो ट्री का ये तो वे ही है कि वो ट्रीज़ बचाए, कि ट्री को कटने से रोके। बट पोएट का वे तो यही है, बट उनका स्टाइल चेंज है। ऑन किलिंग अ ट्री, ट्रीज़ को काटने में कैसे एक सिंपल टास्क नहीं है, वो ऐसा बता के उनका स्टाइल चेंज है। बट जो उनका मैसेज है वो यही है। थर्ड है व्हाट डिड प्रशांत डिसाइड टू रीसेटल ऑर्फन्स एंड विडोज़। तो ऑर्फन्स और विडोज़ को रीसेटल करने के लिए उसने NGOs खुलवाए थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुलवाए थे। एंड उसमें क्या कहा था लोग वुमेंस को कि वो अडॉप्ट करें ऑर्फन्स को, एंड विडोज़ को उसने विडोज़ के लिए और ऑर्फन्स के लिए एक वो बनवाए थे पॉलीथीन शेल्टर्स, जिसमें वो रह सकें और वुमेंस उनकी केयर कर सकें।
फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल ब्रिंग हिम अ लॉट ऑफ मिस्ट्री इन अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें फर्स्ट ईयर का क्या हुआ था, फर्स्ट डे या फर्स्ट ईयर में हाई स्कूल में हुआ था, क्योंकि जो ऑथर है वो अपने पहले वाले स्कूल में बहुत ज़्यादा सीनियर टाइप थे, बट जब वो दूसरे, जैसे आप 5th क्लास में सीनियर थे अपने, बट जब आप 6 वाले स्कूल में यानी 6 से 12 दूसरे स्कूल में गए तो आप सबसे छोटी क्लास बन गए, यानी आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, क्योंकि आप 5th तक की आपकी वैल्यू बहुत थी, बट आप 6 में गए दूसरे स्कूल में तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि 6 तो सबसे जूनियर क्लास है वहाँ पे। तो वैसे ही ऑथर के साथ हुआ, ऑथर अपने टाइप में सीरियस थे, उनकी टीचर ने भी कहा था कि आप हमें जाके वहाँ पे भूल मत जाना, क्योंकि नई न्यू स्कूल में टीचर के कोई फ्रेंड्स भी जो ऑथर के कोई फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे उनके साथ, उनके साहब सभी दोस्त अलग अलग स्कूलों में गए थे, और फिर उनका ऑथर का जो घर था वो भी चल गया था, एंड वो ना उनके पास बैग था, ना शेल्टर, ना शूज़ थे, तो उन्हें बहुत लोनलेस और मिसेरी फील हुआ था। नेक्स्ट है, सरजी वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी लश्कफ एट द थिएटर। तो जो सरजई था वो लश्कफ को थिएटर में देख के बहुत ज़्यादा डिलाइटेड, एक्सट्रीमली डिलाइटेड हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लश्कफ के जो तब के जो लश्कफ का हुलिया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहले जब उसने 2 साल पहले उसे देखा था तब वो बेगिंग करता था, बट अब वो एक नोटरी मैन बन गया एंड वो 35 रूबल्स पर मंथ कमाता था। तो ये सब आपको लिखना था, एंड और लश्कफ ने उन्हें ये भी बताया था कि ओल्गा ने मुझे ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा है मेजर रोल निभाया है, और सजई आपने भी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, वेयर डिड द इंट्रूडर सी गेरार्ड। तो इंट्रूडर ने गेरार्ड को कहाँ देखा? उसके घर में देखा। बट ही सेलेक्ट हिम गेरार्ड ओनली टू टेक हिज आइडेंटिटी। तो उसने गेरार्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो गेरार्ड को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि गेरार्ड कभी भी किसी से मिलता नहीं था, वो अपने ऑर्डर, अपने वर्क सब अपने प्ले राइट सब वो बाहर से ही करवा लेता था, वो किसी से कभी मिलता नहीं था, तो वो गेरार्ड से बनना रहता था और थोड़ा हुलिया भी उसकी तरह मिलता था। नेक्स्ट 7th है, बट आपको करने से चाहिए थे। तो पैट्रियटिज्म एक पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति। देशभक्ति सिर्फ एक ही देश की होती है। क्या डज इट मीन वी शुड हेट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़? क्या हमें इसका मतलब ये है कि हमें दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से नफरत करनी चाहिए? आंसर विद रेफरेंस टू द पोएम नो मैन आर फॉरेन। तो आप देखिए, पैट्रियटिज्म होना चाहिए अपने देश के लिए, पर पैट्रियटिज्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमें दूसरों के देश के लोगों से हेट करना है। हमें अपने देश के पहले तो प्यार करना ही है, हमें देश के बदले त्याग देना ही है, बट हमें दूसरे के देश से नफरत नहीं करनी है, ये हमें नहीं सिखाता। अगर हम नो मैन ऑफ फॉरेन्स वाली पोएम देखें तो उसमें क्या है, भाईचारा दिखाया गया है, ब्रदरहुड दिखाया गया है। उसमें लिखा गया है ऑल मैन आर सेम, यानी सभी इंसान, सभी लोग सेम है, सबके पास सेम आइज़ है, सेम कलर के क्लोथ, सेम कपड़े, सब एक ही हार्ट रखते हैं। तो पैट्रियटिज्म इज़ लव फॉर वंस कंट्री, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट किसी से हेट करना ये गलत बोल रहा है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, आपको कोई 2 लिखने हैं इन 120 वर्ड्स में। फर्स्ट है, पेट एनिमल्स बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली इन अ बिग वे। पेट एनिमल्स हमारी पार्ट ऑफ फैमिली बन सकते हैं बहुत बड़े वे में। जस्टिफाई द इम्पॉर्टेंस। अब इस लाइन को समझाते हुए आपको इम्पॉर्टेंस बतानी है द बॉन्ड ऑफ लव में से ब्रूनो की, और जो ऑथर हाउस इज़ नॉट अ होम में से ऑथर की कैट की, इन बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव फैमिली। तो बॉन्ड ऑफ लव में क्या हुआ था, ब्रूनो एक अपनी जो ऑथर की वाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। जो ऑथर की वाइफ देती थी वो सब वो खा लेता था, एवरीथिंग वो खा लेता था, और जब वो सेपरेट हुए थे तो ब्रूनो ने कुछ सब खाना वाना छोड़ दिया, वो बस रोता रहता था, और ऑथर की वाइफ भी रोती रहती थी। तो ये बॉन्ड ऑफ लव उनका यहाँ पे शो होता है। और हाउस इज़ नॉट अ होम में क्या हुआ था, ऑथर की कैट जब आग लगने पर माइल अवे यानी दूर चली गई थी, दूर भाग गई थी, तो ऑथर भी फिर रोने लग गए थे कि मेरी कैट मर वर तो नहीं गई। तो ये सब आपको लिखना था। या फिर जब लेडी लेके आई थी ऑथर की कैट को तो बहुत खुश हो गए थे कि उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो आप ये लिख सकते थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, पूरा इंग्लिश में बना के। सेकेंड है, डू यू थिंक संतोष यादव वॉज अ सॉर्ट ऑफ रेबल हु बिलीव्ड इन लाइफ लिव ऑन ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो क्या आप सोचते हैं कि संतोष यादव एक रिबेलियन थी जो कि सोचती थी कि लाइफ जो है अपनी अपनी मर्ज़ी से जीनी चाहिए स्टार्टिंग से ही? आपको इस बारे में बताइए। तो संतोष यादव जो है वो स्टार्टिंग से ही ऐसी थी कि वो अपनी लिविंग टर्म्स में जीती थी, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी वो हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जोगियाड़ा में पैदा हुई थी, जहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस पहनने अलाउड नहीं करा रहा था, बट संतोष यादव शॉर्ट ड्रेसेस को पहनना उन्हें पसंद था और वो वही पहनती थी।
उनकी 16 साल में उनकी शादी करा दी जा रही थी, बट उन्होंने मना कर दिया कि वो पहले पढ़ाई करना चाहती है, और वो दिल्ली में खुद को अपने आप को इनरोल करा था, दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गई थी वो। एंड फिर वो माउंटेनियरिंग के लिए भी उन्होंने झूठ बोल दिया था, और उन्होंने माउंटेनियरिंग पे भी अपने आप को इनरोल करा लिया था, एंड बिना पेरेंट्स के परमिशन से। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीती हैं, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो ये आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है थर्ड, द लास्ट लीफ इज़ द स्टोरी ऑफ होप। जो लास्ट लीफ है वो स्टोरी है होप की, विल पावर की, जो कि एक मेडिसिन से ज़्यादा लाइट द लैम्प पे वर्क करती है, जॉन्सी की। आपको इस स्टेटमेंट को समझाना है। तो जो लास्ट लीफ स्टोरी है उसमें जॉन्सी की जो फीलिंग्स थी वो उसने अपने क्रीलीवी आईवी क्रीपर लीफ के साथ अटैच कर ली थी। वो मेडिसिन पे बिलीव, उसने अपनी विल पावर, जो जीने की क्षमता होती है, वो खो दी थी। इसी स्टेटमेंट को आपको समझाना था। उसे लग रहा था कि वो लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी, ये सब उसने फील किया था। तो आपको ये सब बना के लिखना था इस क्वेश्चन के आंसर में। तो आई होप आपको पेपर जो है ईजी आया, टफ आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कैसा गया चैनल, और वो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।